Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को हम आपको बताए थे कि 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में तो जनरल इंट्रोडक्शन है हमारा, ठीक है, हाउ टू एनालाइज केमिकल ऑर्गेनिज्म, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये सब के बारे में पढ़ना है। एक पार्ट में हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पार्ट रहेगा जिसके बारे में हमको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। और तीसरा पार्ट हमारा था इंजाइम का। तो इंजाइम का पोर्शन हम लोग खत्म कर चुके थे। ये देखिए आप लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंजाइम वाला पोर्शन। इंजाइम, तो व्हाट इज इंजाइम ये बता दिए थे आपको। हाउ इंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्सेशन, इसके बारे में बात किए थे। कैसे करता है ये करता है बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देता है। ये चीज़ हम लोग चर्चा कर चुके थे कैसे बढ़ाता है। उसके बाद नेचर ऑफ इंजाइम एक्शन। इंजाइम एक्शन 4 स्टेप में पूरा होता है। पहले अटैच होता है, एडेशन होता है, फिर टाइटली बाउंड होता है, फिर उसके बाद सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, बॉन्ड, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है कि इंजाइम से प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और इंजाइम फ्री हो जाता है नया केमिकल रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हम लोग बात किए थे। फिर बताए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंजाइमिंग एक्टिविटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंजाइम एक्टिविटी में टेम्परेचर और पीएच की बात किए थे कि इंजाइम वर्क्स इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। कोई इंजाइम अगर एसिडिक पीएच में काम कर रहा है तो वो बेसिक पीएच में काम नहीं करेगा। जैसे कोई इंजाइम अगर स्टोमक में है, स्टोमक में क्या होता है, एसिडिक पीएच होता है, वहाँ HCl रिलीज होता है, तो वहाँ जो पेप्सिन इंजाइम है वो एसिडिक पीएच में काम करता है, तो वो जाके कहाँ पे, इंटेस्टाइन में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या होता है, बेसिक पीएच होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हम बताए थे कि जिस इंजाइम का जो पीएच रेंज है वो उसी पीएच रेंज में काम करेगा। नेक्स्ट बात बताए थे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इंजाइमिंग एक्टिविटी में कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में क्या बताया था कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा बताए थे, क्योंकि एक्टिव साइट जो है सारा फिल अप हो जाएगा, तो पर यूनिट टाइम में मैक्सिमम कन्वर्सन जो होता है इंजाइम टू प्रोडक्ट का वो जो है फिक्स होता है एक इंजाइम के लिए पर यूनिट टाइम के लिए। तो वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन अगर आप दे देंगे इंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बना देगा। उससे ज़्यादा सबस्ट्रेट अगर देंगे तो उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना इसके पास एक्टिव साइट है। ये चीज़ आपको हम बताए थे। उसके बाद हम बताए थे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ इंजाइम। इसमें 6 तरह का इंजाइम था हमारा। ऑक्सीडोडिडक्टेज, ऑक्सीडोडिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। इसके बारे में हम क्या बताए थे कि ऑक्सीडोडिडक्टेज का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा इंजाइम जो हाइड्रोजन रिमूव करता है, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, अल्कोहल से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। हाइड्रोजन रिमूव करेगा अल्कोहल से, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अल्कोहल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा इसका एग्जांपल। ट्रांसफरेज एंजाइम के बारे में हम क्या बताया, जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप को। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेज एंजाइम हो गया। हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोलाइसिस करेगा। जितना भी एंजाइम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़े थे सब के सब क्या है, हाइड्रोलेजेज हैं। जैसे पेप्सिन बताया आपको हम, पेप्टाइडेज बताया, सेलेब्री अमाइलेज बताया, ये सब हाइड्रोलेज एंजाइम। फिर बताया लाइज एंजाइम। लाइज एंजाइम क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, लिविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड। आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, आइसोमर बनाता है। ये आपको हम बताए थे कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप,
ये चीज़ होता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला बस आप डिफरेंट कर देंगे, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे आइसोमर, और वो काम जो एंजाइम करता है उसको क्या बोलते हैं आइसोमरेज। फिर बात करते हैं लाइगेज, डीएनए लाइगेज और आरएनए लाइगेज के बारे में बताए थे आपको हम कि डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा है, दोनों को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए एंजाइम कौन सा होगा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये सब बात किए थे। फिर लास्ट में कोफैक्टर की बात किए थे और ये एंजाइम वाला पोर्शन खत्म हो गया था। तो आज हम लोग एंजाइम के अलावा मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग फॉर लिविंग और लिविंग स्टेट, इसके बारे में भी बात कर लिए थे हम लोग। उसके अलावा नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये सब बात आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। आज का जो टॉपिक हमारा, ये टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन में ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें आपको बोलता है कि आप जब अर्थ क्रस्ट को देखेंगे, अर्थ को देखेंगे और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो अर्थ में भी आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह सब मिलेगा, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह सब मिलेगा। तो अर्थ का एलिमेंट भी सेम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एलिमेंट भी सेम है। तो फिर अर्थ नॉन लिविंग है और लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ऐसा क्यों? क्योंकि सबका एलिमेंटल कंपोजिशन तो क्या है, सेम है। वही चीज ये बोल रहा है कि एनालाइज करते हैं कंपोजिशन को तो हमको सेम दिखता है। तो ऐसा फिर दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ क्रस्ट में रिलेटिव एबंडेंस। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? रिलेटिव एबंडेंस। रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज मोर इन लिविंग बीइंग इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। ये चीज हम यहाँ आपको लिख देते हैं। यही लाइन इंपॉर्टेंट है पूरे पेज में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला जो पेज है उसमें लिखा हुआ है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपके बुक में कार्बन और हाइड्रोजन लिखा हुआ है सिर्फ, हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चारों लिख देते हैं क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट है ये चारों। ठीक है, तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। इज मच मोर in living when compared to अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट भी एलिमेंट से बना है, जो हमारा मिट्टी है, धरती है, वो भी एलिमेंट से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। और जो हमारा लिविंग बॉडी है, शरीर है, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि हमारे बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज ज्यादा है और अर्थ में कम है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद बोलता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जानने से पहले एक बार ये जान लेते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन में कि केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करते कैसे। आपके एनसीईआरटी में एक चीज दिया हुआ है कि क्या कीजिए, आप लोग एक लीवर का सैंपल लीजिए। ठीक है, लीवर का टुकड़ा लीजिए या लीफ का टुकड़ा लीजिए, कोई भी लिविंग टिश्यू लीजिए। ठीक है, उसको क्या कीजिए, एक मोर्टार और पिस्टल लीजिए इस तरह का। ठीक है, और इसके अंदर जो भी टिश्यू है उसको क्या कीजिए, ऐसे इसको ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है, तो इस मोटर और पिस्टल में इसको ग्राइंड कर लेंगे ठीक से, और इसको ग्राइंड कर लेंगे तो इसमें क्या डालेंगे, इसके अलावा इसके अंदर आप डाल दीजिए ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। क्या डाल दीजिए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में इसको क्या कीजिए, आप ग्राइंड कर लीजिए। इसको ग्राइंड कर लेंगे। एनसीईआरटी बोलता है कि लिविंग टिश्यू को जब आप ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में ग्राइंड करेंगे तो उसके बाद उसको आप एक फिल्टर पेपर में छान लीजिए। एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, इस बॉल के ऊपर फिल्टर पेपर है। ठीक है, और इस फिल्टर पेपर में इसको क्या कीजिए, आप छान लेंगे तो उसमें क्या दिखेगा आपको, ये समझिए। जो भी ये लिविंग टिश्यू लिए थे हम लोग रेड कलर का, ये लिविंग टिश्यू में से कुछ पार्ट ऊपर रह जाएगा, ठीक है, और कुछ पार्ट फिल्टर होके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो पार्ट ऊपर रह जाएगा उसको बोलेंगे रिटेंटेट। उसको क्या बोलेंगे, रिटेंटेट। और जो पार्ट अंदर आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट।
ठीक है, तो आपको ये टर्म समझ में आए, फिल्ट्रेट क्या होता है, रिटेंटेट क्या होता है, इसके लिए ये चीज बताया आपको हम। फिल्ट्रेट क्या होता है, जब आप फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद जो सब्सटेंस नीचे आ गया उसको क्या बोल दिए, फिल्ट्रेट, और फिल्टर करने के बाद जो बच गया ऊपर ही उसको क्या बोल दिए, रिटेंटेट। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं और कुछ सब्सटेंस बायो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल में अंतर यह है कि जो फिल्टर पेपर को पार करके नीचे चला गया वो क्या हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल, और जो ऊपर ही रह गया वो क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल का क्राइटेरिया क्या बताया है आपका एनसीईआरटी, 10,000 डाल्टन एटॉमिक वेट होना चाहिए। कितना एटॉमिक वेट होना चाहिए, 10,000 डाल्टन। तो 10,000 डाल्टन से ज्यादा अगर एटॉमिक वेट है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, और अगर 10,000 डाल्टन से कम एटॉमिक वेट है तो क्या बोलेंगे उसको, माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, फिल्ट्रेट क्या होता है, रिटेंटेट क्या होता है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है, और रिलेटिव एबंडेंस वाली बात ये आपको समझ में आना चाहिए, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमको क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, कोई ना कोई डायनेमिक स्टेट में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन उसके अंदर होता है, उस बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए उसको जो भी चीज बनाना पड़ेगा, जो भी मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, वो क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होगा। अब देखिए आपके पास जो भी मॉलिक्यूल बना है उस मॉलिक्यूल को दो पार्ट में बांटा, किसमें, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट किसको बोला, जिसका फंक्शन नॉन है, यहां हम लिख देते हैं 1 डिग्री मेटाबोलाइट। 1 डिग्री मेटाबोलाइट का मतलब क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो 1 डिग्री मेटाबोलाइट मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट, और इसका फंक्शन क्या होता है, नॉन होता है। फंक्शन नॉन मतलब हम लोग को पता है, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन। तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का फंक्शन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर यूजफुल है और हम लोग को पता है कि उस मॉलिक्यूल का फंक्शन ये है, तो उस मॉलिक्यूल को हम प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलेंगे। ठीक है, और अगर कोई मॉलिक्यूल वो रिलीज कर रहा है, कोई केमिकल वो रिलीज कर रहा है और उस केमिकल का उसके लिए कोई यूज नहीं है, या फिर अगर होगा तो हमको पता नहीं है, तो उसको हम क्या बोल दिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कुछ एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, नीट में भी पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल देखिए आप लोग, पिगमेंट्स, सबसे पहला क्या है, पिगमेंट्स, दूसरा क्या है, अल्केलॉइड्स, तीसरा क्या है, टर्पिनॉइड्स, चौथा क्या है, इसेंशियल ऑयल, पांचवा क्या है, टॉक्सिन, छठा लेक्टिन, सातवां ड्रग, और आठवां पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ऐसे आप याद कीजिएगा कि पिगमेंट्स जो होते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड पिगमेंट, एंथोसाइनिन पिगमेंट, कैरोटिनॉइड कैसा होता है, येलो पिगमेंट होता है, एंथोसाइनिन कैसा होता है, ब्लू पिगमेंट होता है। तो जो पिगमेंट है वो क्या, किस में आता है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आता है। ठीक है, उसी तरह से अल्केलॉइड, अल्केलॉइड में जैसे मॉर्फिन और कोडिन। ठीक है, अल्केलॉइड क्या है, ग्रुप ऑफ केमिकल है, उस ग्रुप ऑफ केमिकल में कौन कौन से केमिकल आए, मॉर्फिन और कोडिन आए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अल्केलॉइड का एग्जांपल बताइए, तो आप बताएंगे मॉर्फिन और कोडिन। फिर आपसे पूछा जाएगा अल्केलॉइड प्राइमरी मेटाबोलाइट है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो आप क्या बताइएगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। इस तरह से आप ये पूरा चार्ट याद कर लेंगे और ये चार्ट आपको काम आएगा। जैसे टॉक्सिन, एब्रिन और रिसिन क्या है, टॉक्सिन है। जैसे एब्रस प्रिकेटोरियस प्लांट होता है एक, कौन सा प्लांट होता है, एब्रस प्रिकेटोरियस। ठीक है, इस प्लांट से ये टॉक्सिन रिलीज होता है। ठीक है, एब्रस प्रिकेटोरियस टॉक्सिन। ठीक है, इसका वाइपर लाइक मैकेनिज्म होता है, जैसे वाइपर सांप काट लेगा आपको तो जो इफेक्ट आएगा आपके बॉडी पे, वैसा ही इफेक्ट आता है इस टॉक्सिन का। ठीक है, तो उतना आपको डिटेल में नहीं जाना। जैसे रिसिन टॉक्सिन है, तो ये रिसिनस कम्युनिस जो प्लांट है, रिसिनस कम्युनिस, इस प्लांट से टॉक्सिन बना। ठीक है, तो ये टॉक्सिन जो है, ये टॉक्सिन क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये आपको हम बताना चाह रहे हैं, बायोमोलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, ये टॉक्सिन क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये मेटाबोलाइट आपको इस तरह से आपको पूरा
सारा 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टॉपिक वाइज याद कर लेना है, ठीक है। तो अभी तक हम आपको क्या क्या बताए, अभी तक आपको हम बताए कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का क्या काम है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अलावा फिल्ट्रेट क्या होता है, रिटेंटेट क्या होता है, और रिलेटिव एबंडेंस किसमें ज्यादा है किसमें कम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में क्या बताए, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्लियर है। अब हम बात करेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल जो बात की हम आपसे, इधर हम लिखते हैं मैक्रो, ठीक है, और इधर हम लिखते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। क्लियर आपको। तो माइक्रोमोलिक्यूल में जैसे मोनोमर्स आ जाएंगे सारे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड यानी ग्लिसरॉल, ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे। और मैक्रोमोलिक्यूल में क्या आते हैं, पॉलीमरिक सब्सटेंस आते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल में आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन्स आ जाएंगे। लिपिड, लिपिड पे कंट्रोवर्सी है आपका, एनसीईआरटी उस कंट्रोवर्सी को क्लियर करता है कि लिपिड, लिपिड के बारे में बोलता है, इसको यहां से हम लाइन दे देते हैं, लिपिड के बारे में बोलता है, लिपिड इज स्ट्रिक्टली, क्या बोलता है एनसीईआरटी, लिपिड इज स्ट्रिक्टली नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल, नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, तो लिपिड क्या है फिर, माइक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है तो क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल है। तो लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन फिर लिपिड में ये कैसे आया दिक्कत, लिपिड में ये कैसे आया दिक्कत, हाँ, लिपिड इज स्ट्रिक्टली नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल है, तो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल है। लेकिन ये क्यों बताना पड़ा कि लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, इसके लिए हम बताते हैं रीजन कि जब आप वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाला टेस्ट करते हैं, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट वाला, तो उसमें बताया जाता है कि जो अंदर फिल्टर होकर चला गया वो क्या हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल, और जो फिल्टर के ऊपर रह गया रिटेंटेट वो क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये लिपिड क्या होता है कि फिल्टर के ऊपर ही रह जाता है रिटेंटेट के रूप में, ठीक है, इसलिए उसको बोल देते हैं लोग मैक्रोमोलिक्यूल। लेकिन एक्चुअली वो मैक्रोमोलिक्यूल होता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि फिर वो फिल्टर के ऊपर क्यों रह गया, फिल्टर पेपर के ऊपर क्यों रह गया, वो मोलिकुलर वेट कम था, माइक्रोमोलिक्यूल था, तो वो नीचे क्यों नहीं चला गया, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि लिपिड जो होता है, इसका रीजन क्या है, जो लिपिड होता है वो लिपिड को जब आप इसको टिश्यू को ग्राइंड कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ, छोटा छोटा वो वेसिकल बना लिया, ठीक है, छोटा छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है लिपिड। जो आपके सेल मेम्ब्रेन में लिपिड है, सेल के मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है, जब आप उसको रप्चर करेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो वो लिपिड क्या करेगा, छोटा छोटा वेसाइकल बना लेता है, और वो वेसाइकल का साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा पोर के साइज से, फिल्टर पेपर के पोर के साइज से बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो फिल्टर पेपर में ऊपर ही रह जाता है, वो नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वेसाइकल्स, लिपिड वेसाइकल्स आफ्टर ग्राइंडिंग द टिश्यू, द लिपिड कम्स अंडर रिटेंटेट नॉट फिल्ट्रेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल हो जाएगा, लिपिड रहेगा क्या, माइक्रोमोलिक्यूल ही। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल का। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है। जितने भी पॉलीमरिक सब्सटेंस, जैसे न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, प्रोटीन पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड, पॉलीमर है किसका, मोनोसेक्राइड का। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन आपको हम बताए थे कल। कुछ प्रोटीन है जैसे कोलेजन प्रोटीन, जैसे ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी, रिसेप्टर, ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये सब प्रोटीन जो है आपके बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कैसे यूज में आते हैं
प्रोटीन किस किस फॉर्म में यूज में आ सकता है, ये आपको एक जनरल आइडिया दिया है। जैसे कोलेजन प्रोटीन है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के फॉर्म में यूज में आ सकता है। जैसे मान के लिए ये मसल है, बाइसेप्स मसल है, इसके अंदर क्या होंगे, मायोसाइट सेल होंगे, मसल सेल होंगे जिसको मायोसाइट बोलते हैं। तो बहुत सारे मायोसाइट सेल होंगे, एक मायोसाइट सेल हुआ, दूसरा मायोसाइट सेल हुआ, तीसरा मायोसाइट सेल हुआ, चौथा मायोसाइट सेल हुआ, पांचवा सेल हुआ, इस तरह से बहुत सारे सेल होंगे। तो सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उस ग्राउंड सब्सटेंस में ये कोलेजन फाइबर होता है, जो कि इसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, उसके बारे में बता रहा है कि कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और कोलेजन क्या है, प्रोटीनस सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीनस होता है। तो ये प्रोटीन का एग्जांपल आपको बता रहा है। इंसुलिन हार्मोन है लेकिन प्रोटीनेशियस हार्मोन है। ठीक है, एंटीबॉडी इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करता है, और लेकिन एंटीबॉडी होता क्या है एक्चुअल में, पॉलीपेप्टाइड होता है, यानी कि प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा एंटीबॉडी क्या है स्ट्रक्चर में, कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि फैट है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोटीन होता है ये। ठीक है, उसी तरह से रिसेप्टर, कुछ रिसेप्टर जो होते हैं सेंसरी रिसेप्शन में, जैसे स्मेल के लिए क्या बोलते हैं उसको हम, गस्टेटरी रिसेप्टर, टेस्ट, स्मेल के लिए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर, हार्मोन के लिए रिसेप्टर होता है। तो ये सब रिसेप्टर जो होता है वो रिसेप्टर कैसा होता है, रिसेप्टर प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। उसी तरह ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ग्लूट4, तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, नाम ही क्या है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, तो प्रोटीनेशियस नेचर का होगा। तो ये प्रोटीन का आपको कुछ एग्जांपल दिया गया है चार्ट में, ये चार्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक और चार्ट बोले थे याद रखने, कौन सा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला चार्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको हम कल बना के बताए थे कि जो ये बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। इसमें N टर्मिनल होता है, C टर्मिनल होता है। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनाते हैं COOH और NH2 के बीच में, तो एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं इसको, माइनस H2O होगा तो क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये चीज आपको हम कल पढ़ा चुके हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये चीज आपको हम कल पढ़ा चुके थे। प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताए थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो प्राइमरी क्या होता है, सिंपल अमीनो एसिड का सीक्वेंस, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें क्या होगा, एक अमीनो एसिड होगा, वो दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ा होगा, फिर लाइन में तीसरे अमीनो एसिड से जुड़ा होगा, फिर लाइन में चौथे अमीनो एसिड से जुड़ा होगा। इस तरह से ये बहुत सारे अमीनो एसिड से लाइन में जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो नया नया प्रोटीन बनता है न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम से, ठीक है, तो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, वो क्या होता है, लीनियर होता है, और वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। अब जैसे ही ये बन जाएगा तो अब इसमें जो मॉडिफिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर से क्या हो जाएगा, ये अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद क्या हो जाएगा, इसमें और फोल्डिंग होगा, तो ये क्या बन जाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह से इसमें और फोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर। और सबसे लास्ट में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, और भी ज्यादा फोल्डिंग हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो ये फोल्डिंग की बात है, स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। अब हम ये बात कर चुके थे प्रोटीन का, तो अब हम बात करेंगे किसका, पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड में आपको हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग की बात कर रहे हैं। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड था, वाटर रिलीज होता था, उसको क्या बोलते थे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब यहां पे बात कर रहे हैं कौन सा बॉन्ड है। यहां पर देखिए, इधर से ये कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का एक कार्बोहाइड्रेट को उठाते हैं यहां से हम, ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें इस तरह से आपका H और OH लगा हुआ है। ठीक है, H OH OH H H OH H OH CH2OH। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब समझिए इस बात को,
ये हेक्सोज शुगर है, ग्लूकोज है, ठीक है। अगर ये राइबोज होगा तो इसके बॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये चीज आपको केमिस्ट्री में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप केमिस्ट्री, अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होगा तो अभी भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं नॉलेज होगा, जब केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पोर्शन है, जो फर्स्ट कार्बन है, कौन सा कार्बन है? जो फर्स्ट कार्बन है उस फर्स्ट कार्बन को ध्यान दीजिए, और जो सिक्स्थ कार्बन है उस कार्बन को ध्यान देना है। किसको किसको ध्यान देना है? फर्स्ट कार्बन और सिक्स्थ कार्बन को। तो इस वाले में ध्यान दीजिएगा, इस वाले में 1 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका अगर ये 1 होगा तो 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ये 6 पोजीशन है और ये 1 पोजीशन है, तो 1 पोजीशन और 6 पोजीशन आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी क्रॉस लिंकिंग होता है तो वहां पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 और 6 पोजीशन जुड़ा हुआ है, और आपस में देखेंगे तो ये इसका 1 है, 2 है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो ये इसका 1 और ये इसका 4। तो लीनियर चेन में 1 4 होता है। जैसे इसका देख लीजिए आप, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो इसका 1 और इसका 4 आपस में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 4 लिंकिंग होता है लीनियर चेन में। तो कार्बोहाइड्रेट में 1 1 4 लिंकिंग होता है एक, ठीक है। और एक क्या होता है? एक होता है 1 6 लिंकिंग। 1 4 और 1 6 लिंकिंग होता है। तो 1 4 लिंकिंग कहाँ होता है? 1 4 होता है स्ट्रेट चेन में, और जहां पे ब्रांचिंग होता है, ब्रांच पॉइंट पे क्या होता है? 1 6 लिंकिंग होता है। ब्रांच पॉइंट पे क्या होता है? 1 6 लिंकिंग होता है। यही चीज आपसे केमिस्ट्री में पूछा जाएगा, यही चीज आपसे बायोलॉजी में भी पूछा जाता है। सर, टाइप ऑफ बॉन्ड इन टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बहुत तरह के बॉन्ड होते हैं। मेन तो आपका क्या है? मेन आपका क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, टेक्नो वर्ल्ड J&K। ये कैसा नाम भाई? तो आपका मेन टाइप का बॉन्ड तो पेप्टाइड है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, वंडरवाल फोर्स हो सकता है, बहुत तरह का फोर्स होगा, बहुत तरह का बॉन्ड होगा। मेनली आपका क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। क्लियर है? तो कुल मिला के क्या करना है? फोल्डिंग करना है। तो जैसे हम आपको बताए थे, पहले आपका डॉट क्लियर कर देते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड, जैसे ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिक्स है, इसमें यहाँ का अमीनो एसिड और यहाँ के अमीनो एसिड में इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अल्फा हेलिक्स में। उसी तरह से जब बीटा हेलिक्स की बात करेंगे तो बीटा हेलिक्स में क्या होता है? ये बीटा हेलिक्स है, ये दूसरा बीटा हेलिक्स है, तो ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, और इस दोनों में जो बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये सब आप लोग केमिस्ट्री में डाउट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाएंगे तो फिर केमिस्ट्री हो जाएगा, फिर बायोलॉजी नहीं रहेगा। ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ाने लगेंगे तो। क्लियर है आपको? टेक्नो वर्ल्ड J&K, ठीक है। तो ये आपको केमिस्ट्री में नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ाया जाएगा। हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना केमिस्ट्री आपको बुक में दिया हुआ है उतना केमिस्ट्री तो आपको पढ़ा ही देंगे बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये 1 4 और 1 6 लिंकेज याद रखना है। 1 6 लिंकिंग कहाँ होगा? ब्रांचिंग पॉइंट पे। और स्ट्रेट चेन में क्या होगा? 1 4 लिंकिंग होगा। कब? जब कार्बोहाइड्रेट के बीच बॉन्ड बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आपसे अगर कल को क्वेश्चन आ गया कि एट ब्रांच पॉइंट इन ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रू है स्टेटमेंट। ब्रांच पॉइंट पे ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में अल्फा 1 6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम यहां लिख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आपका क्वेश्चन होगा सर न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड
प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब बोलेंगे सर फॉस्फेट तो हमको समझ में आया, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड होता है आपका, न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू शुगर। शुगर कौन सा? पेंटोज शुगर। कौन सा शुगर? पेंटोज शुगर। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, N2 बेस। ठीक है, तो जो पेंटोज शुगर होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में दो तरह के पेंटोज शुगर होते हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। कौन कौन से पेंटोज शुगर होते हैं? राइबोज और कौन से होते हैं? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, और जो नाइट्रोजिनस बेस होता है न्यूक्लिक एसिड में, वो दो तरह का होता है, प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस और पायरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस। कौन कौन सा होता है? ठीक है, तो कौन कौन सा होता है नाइट्रोजिनस बेस में? प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस और पायरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस। तो प्यूरिन जो होता है वो आग होता है। क्या होता है? आग, मतलब ये ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने का। ठीक है, तो प्यूरिन जो होता है वो क्या होता है? आग। आग मतलब एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। प्यूरिन क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, और पायरिमिडिन जो होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो पिरामिडिन नाइट्रोजिनस बेस कितने हो गए? 3, और प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस कितने हो गए? 2। एडेनिन और ग्वानिन क्या हो जाएगा? प्यूरिन, और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल क्या हो जाएगा? पिरामिडिन। क्लियर है आपको? इतना हो गया आपका। तो ये आपको हम बताएं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या मतलब, जैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे तो डीएनए हो गया, और राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे तो आरएनए हो गया। तो डीऑक्सी राइबो से क्या पता चलता है कि उस न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोसाइड होगा, उस न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर होगा, वो शुगर उसमें डीऑक्सी राइबोज होगा। तो मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए में जो शुगर होता है वो राइबोज होता है, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए में जो शुगर होता है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ठीक है, तो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट। अब आप जानते हैं कि डीएनए में जो होता है कौन कौन सा नाइट्रोजिनस बेस नहीं होता है। तो जो यूरेसिल होता है वो डीएनए में नहीं होता है। यूरेसिल की सिर्फ किस में होता है? आरएनए में होता है। तो अगर किसी न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में आपको यूरेसिल दिख जाएगा तो वो डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं है, वो किसका है? आरएनए का स्ट्रक्चर है। ऐसे आप पहचान लेंगे। ठीक है, अब समझिए इसको एक बार। डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है थोड़ा डिटेल से। इस तरह से बोला है कि डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है। ठीक है, डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें से ये एक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये भी क्या है हमारा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है? यहां पे हम लगा देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में वास्तव में है क्या। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? नाम से पता चल रहा है, पॉली और न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? अभी अभी आपको बताया, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड बताया आपको हम। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं हम। ये मान के चलिए आपका क्या है? पेंटोज शुगर है। ये क्या है? शुगर है। अब इसके साथ क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस होगा। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। तो शुगर के साथ क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और इसके साथ क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। ठीक है, अब इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस के जगह पे या तो एडेनिन हो सकता है, या ग्वानिन हो सकता है, या साइटोसिन हो सकता है, या थायमिन हो सकता है। ठीक है, तो अब इधर से भी एक नाइट्रोजनस बेस लिखेंगे, फिर इसमें क्या आ जाएगा? शुगर आ जाएगा। ठीक है, और शुगर के साथ क्या आ जाएगा? फॉस्फेट आ जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको? अब समझिए, ये नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है।
नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अगर ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो इधर क्या हो जाएगा, थायमिन, ठीक है, और इधर अगर ग्वानिन है तो इधर क्या हो जाएगा, साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एडेनिन और थायमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये चीज आपको हम समझा रहे हैं कि डीएनए कैसा मिलता है। तो ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, इस दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, फिर इसी तरह से एक और होगा, फिर इसी तरह से एक और होगा, फिर इसी तरह से एक और होगा, फिर इसी तरह से एक और होगा। तो इस तरह से इसका पूरा पॉलीमर चलता जाएगा, इसका पॉलीमर चलता जाएगा। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये चेन हो जाएगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये चेन हो जाएगा, और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ आपको दिखा रहे हैं, जिन दोनों के बीच में क्या हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है, और दोनों से मिलकर क्या बना है, डीएनए बना है, ठीक है। तो इसका जो ये लाइन है, इस लाइन का क्या मतलब है कि ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज से मिलकर बना हुआ है ये लाइन, ठीक है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिए। डीएनए के बारे में और भी बहुत सारा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग कि इसका लेंथ कितना होता है, इसका डायमीटर कितना होता है, इसमें कौन से ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एडेनिन और थायमिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, डीएनए से कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनता है, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब चीज हम लोग 12th क्लास का जो चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे पूरा डीएनए चैप्टर को, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इसलिए यहाँ पे उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं, बस क्या क्या कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के बारे में आपको हम बता दिए कि जो डीएनए है वो क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आएगा, और पायरिमिडिन में क्या आएगा, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आएगा। ये चीज आपको बताए, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन मोनोमर्स इन ए पॉलीमर। तो एक पॉलीमर के अंदर ये देखिए, ध्यान से देखिए, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस शुगर, ये ग्वानिन और साइटोसिन, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ग्वानिन और साइटोसिन को इसके बाद क्या लगा हुआ है, ये शुगर है, ठीक है। और शुगर के बाद ये क्या लगा, फॉस्फेट। उसी तरह से ये शुगर है, इसको लिख देते हैं हम शुगर, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, N2 बेस, ठीक है। और ये क्या है, फॉस्फेट। तो ये तीनों मिलके क्या बना दिया, ये तीनों मिलके बना दिया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में आपसे न्यूक्लिक एसिड के बारे में 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस दोनों के बीच में आपस में कौन सा बॉन्ड होगा, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, प्यूरिन और पायरिमिडिन के बीच में बनेगा। क्लियर है, ये बता देंगे। अब दूसरा प्रश्न ये आएगा कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल क्या होता है, ईस्टर होता है। एसिड प्लस अल्कोहल क्या होता है, ईस्टर होता है। 2 ईस्टर के बीच में क्या फॉस्फेट है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसके बारे में और डिटेल से आप लोग केमिस्ट्री में जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। आपको बता दिए एसिड प्लस अल्कोहल क्या होता है, ईस्टर होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, वहां पे कॉन्सेप्ट जब लगेगा तो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, और दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में भी क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। लेकिन एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से किससे जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ होगा। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3, और एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2।
ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं हम लोग मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग के बारे में। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग और द लिविंग स्टेट। इससे पहले हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, प्रोटीन के बारे में हमने आपको बता दिया सारे स्ट्रक्चर प्रोटीन का, अमीनो एसिड से कैसे बनता है और कैसे उसका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से। कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड लिंकेज के बारे में बता दिया, बॉन्ड लिंकेज में क्या अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। न्यूक्लिक एसिड का बॉन्ड लिंकेज के बारे में बता दिया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये सब पॉलीमर के बारे में बता दिए हम। ठीक है, और इसके बारे में मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग के बारे में हम एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक और लिविंग स्टेट, डायनेमिक स्टेट मेंटेन करना पड़ता है, ये सब चीज हम पहले बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कल। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होगा इसको ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट को किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड, और क्या हो जाएगा पॉलीसेक्राइड। मतलब क्या हुआ इसको समझिए, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या बोला, सेकेराइड। सेकेराइड मतलब शुगर, सेकेराइड का मतलब शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या बोल दिया, शुगर। अब ऐसा शुगर जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है उसको क्या बोल दिया, मोनोसेक्राइड। ऐसा शुगर जिसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 to 7 मोनोमरिक यूनिट आएगा। कितने मोनोमरिक यूनिट आएंगे, 2 to 7 मोनोमरिक यूनिट, 2 to 7 मोनोमर्स। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो 2 से 7 मोनोमर में टूटेगा, लाइसिस होगा, तो उसको बोलेंगे हम ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, और मोर देन 10 मोर देन 100 मोनोमर्स हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये आपको हम समझा रहे हैं। मोनोसेक्राइड का एग्जांपल जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। जैसे फ्रक्टोज, इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब क्या है, मोनोसेक्राइड है। अब इसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, रिड्यूसिंग। कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है, कौन सा शुगर रिड्यूसिंग नहीं है। ये चीज आपको केमिस्ट्री में और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग जो होता है, रिड्यूसिंग पार्ट जो होता है वो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे पहले ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखेंगे OH का पोजीशन कहाँ है, सेकंड पोजीशन पे। फिर उस OH का आप रोल देखेंगे कि वो कार्बन, सेकंड कार्बन एक्टिव कार्बन होता है, और वहाँ से जो OH का रोल होता है वो ज़्यादा होता है रिएक्टिविटी में। जो सेकंड कार्बन पे OH होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और उसी से रिड्यूसिंगनेस का पता चलता है। ठीक है, तो वो रीजन इसका आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट जब आप केमिस्ट्री सीख जाएंगे। लेकिन अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि कौन कौन सा शुगर रिड्यूसिंग होता है और कौन कौन सा नहीं होता है, क्योंकि बायोलॉजी में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजी में सबसे हीटेड क्वेश्चन क्या है, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग, मतलब जितने मोनोसेक्राइड्स हैं। अब मोनोसेक्राइड्स कितने हैं इसको ध्यान दीजिए, ट्रायोज, 3 कार्बन का जो शुगर है उसको क्या बोलते हैं, ट्रायोज। 4 कार्बन का शुगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रोज। ठीक है, 5 कार्बन का शुगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटोज। और 6 कार्बन का शुगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्सोज। ठीक है, और यही हेक्सोज आपको बना के दिखाया है यहाँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन का शुगर होता है। फ्रक्टोज भी क्या होता है, 6 कार्बन का शुगर होता है। ठीक है, ये 6 कार्बन का शुगर है। बोलेंगे सर ट्राइओज का एग्जांपल बताइए, जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको आएगा PgAl, DHAP। PgAl मतलब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, DHAP मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सब क्या है, ट्राइओज शुगर का एग्जांपल है। उसी तरह से टेट्रोज शुगर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इरिथ्रोज और इरिथ्रुलोज। ये टेट्रोज शुगर का एग्जांपल है। ऐसा शुगर जिसमें 4 कार्बन होगा उसको टेट्रोज बोलेंगे। पेंटोज का एग्जांपल क्या, अभी आपको बताया, राइबोज शुगर और डिऑक्सीराइबोज शुगर क्या है, पेंटोज शुगर है। कौन कौन सा, राइबोज शुगर और डिऑक्सीराइबोज शुगर।
इसके अलावा और भी हो सकता है अरेबिनोज शुगर, राइबुलोज शुगर, ये सब क्या है पेंटोज शुगर है, और हेक्सोज शुगर का आपको एग्जांपल बता दिए। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, वो है ओलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में हम बस आपको 4 बता रहे हैं डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में क्या हो सकता है, जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 यूनिट हो सकता है, 3 यूनिट हो सकता है, 4 यूनिट हो सकता है, 5 यूनिट हो सकता है, 6 यूनिट हो सकता है, 7 यूनिट हो सकता है। तो ओलिगोसेक्राइड को आप इस बेसिस पे क्या बोल सकते हैं, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड, हेप्टासेक्राइड। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्या है डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है डाइसेक्राइड, और डाइसेक्राइड मतलब 2 शुगर होंगे। ठीक है, उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कितने शुगर आएंगे, 2 शुगर आएंगे। और डाइसेक्राइड में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम मिटा देते हैं, देखिए हम क्या बात कर रहे हैं ओलिगोसेक्राइड में। तो ओलिगोसेक्राइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हम क्या बताएं, डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड। ठीक है, 2 यूनिट होंगे, 2 मोनोमरिक यूनिट होंगे तो डाइसेक्राइड बोलेंगे, 3 मोनोमरिक यूनिट होंगे तो ट्राइसेक्राइड बोलेंगे, 4 होंगे टेट्रा, 5 हो गए तो पेंटासेक्राइड, 6 हो गए तो 2 to 7 हो सकते हैं। हम सबसे पहले 2 की बात कर रहे हैं। 2 यूनिट वाले में इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सुक्रोज, ट्रेहलोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कौन रिड्यूसिंग है कौन रिड्यूसिंग नहीं है। रिड्यूसिंग शुगर में आपको हम क्या बताए कि जितने मोनोसेक्राइड है सारे रिड्यूसिंग है। डाइसेक्राइड में सुक्रोज और ट्रेहलोज नॉन रिड्यूसिंग है। क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और माल्टोज और लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज और लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये आपको बस इतना अगर आप याद कर लेते हैं कि माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज और ट्रेहलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो कार्बोहाइड्रेट का बहुत मेजर पोर्शन आप पढ़ लिए अगर बस इतना याद है। क्योंकि एग्जाम में बार बार यही पूछा जाता है कि माल्टोज क्या है, कौन सा शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा नहीं है, कौन सा है, ये चीज आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में मोनोसेक्राइड मिल सकता है, डाइसेक्राइड मिल सकता है। डाइसेक्राइड में 2 नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी मोनोसेक्राइड में आपको सारे के सारे रिड्यूसिंग हैं। क्लियर यहां तक। अब इसके अलावा एक तरह का क्वेश्चन और बनता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में। एक तरह का क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो सुक्रोज है आपके पास, इस सुक्रोज का कंपोजिशन क्या होगा, किससे किससे मिलकर बना हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, डाइसेक्राइड है, तो इसका 2 मोनोमरिक यूनिट होगा। क्या होगा, 2 मोनोमरिक यूनिट होगा। तो सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से। तो सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, तो ये किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। उसी तरह से माल्टोज का पूछा जाता है, लैक्टोज का पूछा जाता है। माल्टोज का पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और लैक्टोज का पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये कंपोजिशन भी आपको साथ के साथ याद रह जाए तो और अच्छी बात है। इसके बाद चलते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड में। तो पॉलीसेक्राइड में जो है सेलुलोज, जैसे आपका एग्जांपल हो गया, क्या हो गया एग्जांपल, सेलुलोज। इसके अलावा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन। तो सेलुलोज और ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। सेलुलोज लीनियर पॉलीमर है, ग्लाइकोजन ब्रांचिंग पॉलीमर है। ठीक है, और इन्यूलिन जो है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। तो ये इस तरह से आपको हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए। क्या क्या बताए कि मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड का एग्जांपल, डाइसेक्राइड का एग्जांपल, कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, ये सब आपको हम बात बता चुके हैं। इसके बाद देखिए हम लोग एंजाइम्स कल पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेते क्या क्या पढ़े शुरू से। तो हम क्या बात करें, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ाया आपको हम,
ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का क्या रोल है, फिल्ट्रेट क्या होता है, रिटेंटेट क्या होता है, इसके बारे में बताए। फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के बारे में बताया कि इसके नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में, ठीक है। एंजाइम के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ एंजाइम, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, सबसे लास्ट में को फैक्टर वगैरह के बारे में देखे थे। और उसके बाद अभी हम कार्बोहाइड्रेट को डिटेल से पढ़ लिए। तो ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हुआ। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड डिवीजन, ठीक है। सेल बायोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं और बायोमोलिक्यूल भी पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल एंड डिवीजन, और उसके बाद हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर। तो कल हमारा सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर शुरू भी होगा और खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।